हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर कंटिन्यू करते हैं हम कंट्रोलिंग। आज इसे कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को। लास्ट टाइम जहाँ से छोड़ा था हमने, हमारा टॉपिक जो रह गया है इस चैप्टर का, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। आज करते हैं इसको पूरा। ये आप स्लाइड देख रहे हो, इसमें दो तरह की टेक्निक्स हैं कंट्रोलिंग की। ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं और मॉडर्न टेक्निक्स हैं। दोनों को जानते हैं आज। ट्रेडिशनल टेक्निक्स में बहुत लंबे समय से जो इस्तेमाल होती आ रही हैं, these techniques have not become obsolete and are still being used by companies। कौन कौन सी हैं? पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड बजटरी कंट्रोल। और मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो कि नए ज़माने के हिसाब से मैनेजमेंट लिटरेचर में शामिल हो रही हैं और नई टेक्निक्स कही जाती हैं, मॉडर्न टेक्निक्स कही जाती हैं। ये हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेशियो एनालिसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, PERT एंड CPM एंड MIS मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जानते हैं इसे एक करके। तो ट्रेडिशनल में सबसे पहले पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ये मैनेजर पर्सनली ऑब्ज़र्व करते हैं इसके अंदर, और ये इसका एक ड्रॉबैक है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर एम्प्लॉय के ऊपर डालती है कि एम्प्लॉय को हमेशा लगता है कि उसके सर पे खड़ा हुआ है कोई। तो एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये भी एक टेक्निक है। ऐसी बात नहीं है कि इसके नुकसान ही हैं, फ़ायदे भी हैं, परंतु ये हर तरह का, हर जगह पर, हर जॉब में इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसमें जो इस छोटे स्केल के, छोटे पैमाने के काम हैं वहाँ पर तो पॉसिबल है, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है और एक एक बंदा बिठाना एक बंदे के ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाता है, या पर्सनली ऑब्जर्वेशन हर बंदे को करना उसकी एक्टिविटीज़ को। तो कई बार टेक्निकली इसमें गलती या पॉसिबल नहीं हो पाता है हर तरह के काम के अंदर। दूसरा इसके अंदर है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स। इसके अंदर मैनेजर्स जो होते हैं, कई सारी रिपोर्ट्स उनके पास होती हैं, उसके आधार पर उसकी कंपैरिजन होती है किसी की भी परफॉर्मेंस की। तो ये रिपोर्ट्स हैं, परसेंटेज हैं, रेशोज़ हैं, कोरिलेशन है, एवरेजेस हैं, चार्ट, ग्राफ, टेबल्स के द्वारा ये इसका एक टूल काम करता है मैनेजर्स के पास में किसी की भी परफॉर्मेंस को आंकने का। ठीक है। और इसके बाद एक आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस ये प्रॉफिट और लॉस के डिफरेंट लेवल्स पर कितना प्रॉफिट होगा और कौन सा वो लेवल होगा जहाँ पर हम अपना पूरी जो है लागत को हम निकाल रहे हैं, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की जो स्थिति होगी, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है ना। तो ये एक यूज़फुल टेक्निक है मैनेजर्स के लिए, और ये हेल्प करती है एलिमिनेट प्रॉफिट्स एट एस्टिमेटिंग प्रॉफिट्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है ना, कि कितना हम स्केल बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट हमारा कहाँ तक पहुँचेगा। तो ये दोनों, ये किस तरह से होता है, ये है ब्रेक इवन पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व। जहाँ टोटल रेवेन्यू का और टोटल कॉस्ट का कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो वो पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट। समझ रहे हैं ना बात को? देखो आप, टोटल रेवेन्यू जहाँ पर क्रॉस करके जा रहा है टोटल कॉस्ट के इसको बार को, क्या नाम है इसके, इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रहा है इसके कर्व को, तो वो कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। और उस पॉइंट पर कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर होते हैं, यानी कि फर्म के लिए वो स्थिति होती है जहाँ पर जिससे आगे काम करने पर वो कमाना चालू करेगी, वहाँ तक तो वो अपनी पूरी लागत ही कर रही है। ठीक है ना। तो ये देखिए वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो ऐसा है ना कि आपके जीरो भी प्रोडक्शन रहेगी तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी। और एक टाइम पर ऐसा आता है कि फिक्स कॉस्ट के बाद जितना हम काम करते जाएंगे तो हमारा जो है प्रॉफिट का जो लेवल है ऊंचा होता जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस ग्राफ से, राइट। इसके बाद आ जाता है इसके अंदर बजटरी कंट्रोल। कई प्रकार के बजट बना के कंट्रोल किया जाता है। बजट के द्वारा तय किए जाते हैं कि हमारा कितने टाइम में और कितनी सारा उसके कॉस्ट वगैरह का ध्यान रखा जाता है इसके अंदर।
तो ये बजट वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि बहुत लंबा हमें कई सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। उन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को हम बजट के द्वारा टाइमली और सही क्वांटिटी में पूरा करेंगे तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ढंग से अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस हैं बजट के कि ये स्पेसिफिक होता है और एक टाइम बाउंड टारगेट्स होते हैं इसके अंदर, तो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। दूसरा इसमें है बजट इज़ ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़, की मालूम होता है एम्प्लॉय को कि मेरा इतने टाइम में मुझे इतना काम करना है, तो वो अपनी बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए उसको हमेशा मोटिवेट करता रहता है। ठीक है, इस प्रकार थर्ड इसमें बेनिफिट है इसका, बजट हेल्प्स ना ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हर आदमी अपने पूरे लेवल तक काम करेगा उसकी, तो उसकी क्या है वो एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वाली बात आ जाएगी मैनेजमेंट के, और सारे रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल हो पाएगा। तो इस तरीके से बजट है इसमें फोर्थ, बजट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर अचीविंग कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट है, दोनों को आपस में इंटर रिलेटेड होता है, दोनों आपस में प्रोडक्शन के लेवल्स जाने बिना ही हम सेल के लिए नहीं बना सकते सारे बजट वगैरह, तो दोनों को इसमें कोऑर्डिनेट भी होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है पांचवा, इट फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी कि मैनेजमेंट को ये पता लगता है इसके द्वारा कि किस लेवल पर किस क्षेत्र में कुछ कमी रह गई है, तो वो वहीं पर ही वो अपना सही तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। इस प्रकार से मैनेजमेंट जो है इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर पाता है। राइट, इसके बाद आ जाती है मॉडर्न टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स में सबसे फर्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है, कैपिटल इन्वेस्ट की है, वो इफ़ेक्टिवली काम कर रही है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न पूरा ढंग से आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, डिवीज़न की, डिपार्टमेंट की, किसी भी एक हिस्से की ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस देखने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। राइट, इस प्रकार मालूम पड़ जाता है कि कौन सा हिस्सा कोई फर्म का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो ठीक काम नहीं कर रहा है, तो उसी में आप अपना ध्यान दे सकते हो और उसको ठीक कर सकते हो। तो ROI दो तरह से, जैसे इसमें दिखाया ना कि दो तरीके से इसको इंक्रीज कर सकते हैं, या तो सेल्स वॉल्यूम बढ़ा के या अपने खर्चे कम करके। राइट, अगर सेल्स वॉल्यूम या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगी उसके ऊपर की, वॉल्यूम बढ़ा दो सेल्स की, या इन्वेस्टमेंट कम कर दो और सेल्स के लेवल वही रहें, तो दोनों प्रकार से हम अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर पाते हैं। तो ये एक हो गया टेक्निक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके द्वारा हम कंट्रोलिंग करते हैं, इसको जान के कंट्रोलिंग करते हैं। दूसरा हो जाता है रेशो एनालिसिस। इसके अंदर 4 प्रकार के रेशो होते हैं जिनको हम बेसिकली एक टूल की तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि वो रेशो चेक करके हमें मालूम पड़ जाता है कि फर्म की लिक्विडिटी की पोजीशन क्या है, यानी कि आपकी जो शॉर्ट टर्म आपके डेट्स हैं उनको चुकाने के लिए आपके पास नकद की फैसिलिटी ढंग से है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने छोटे टाइम के जो देनदारी हैं उनको चुकाने के लिए कैशलेस हो जाएं, आपके पास कैश ही ना हो। दूसरा क्या है, सोल्वेंसी रेशो है। सोल्वेंसी रेशो क्या दिखाता है, आपके लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी दिखाता है ना, यानी कि आपके पास कहीं ऐसा पोजीशन ना हो जाए कि आपको अपनी देनदारियां देने के लिए पैसे ही ना बचें, आपके पास लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी डिटरमाइन करने के लिए सोल्वेंसी रेशोस निकाले जाते हैं। इसी प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं, थर्ड वाला जो है इसके अंदर। ये रेशियो आपको बताते हैं कि आपकी प्रॉफिट पोजीशन क्या है फर्म की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से ढंग से आप कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, इससे आपकी चेक होती है ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। इसके बाद क्या आता है, टर्नओवर पोजीशन, टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो में आप कैलकुलेट कर पाते हो द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, यानी कि आपके जो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इन चारों रेशों के द्वारा एक अच्छे कंट्रोल किया जाता है मैनेजर द्वारा। तो इसको भी एक ये टेक्निक कही जाती है इसके अंदर। इसके बाद एक इसमें आ जाता है फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसका द हेड ऑफ द सेंटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द टारगेट सेट फॉर हिज सेंटर। अपने अपने सेंटर की जो परफॉर्मेंस के ऊपर लायबल ठहराया जाता है। जैसे कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर उसमें उसको जिम्मेवारी होती है कि कॉस्ट को वो कम से कम रखे, और जिससे कि रेवेन्यू ढंग से आगे या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी रहे उसकी।
ठीक है ना। कॉस्ट कंट्रोल रखेगा तभी तो आगे वो ढंग से compete कर पाएगा मार्केट के अंदर। और रेवेन्यू सेंटर के अंदर, रेवेन्यू सेंटर इज ए सेगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उसको उसे केवल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तो उसके ऊपर भी चेक रखा जाता है। इसके बाद एक प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर जैसे कि जो कई बार ऐसा डिपार्टमेंट होता है ना जो खर्चा भी कर रहा है और साथ में इनकम भी कर रहा है। जैसे कि रिपेयर डिपार्टमेंट है, रिपेयर डिपार्टमेंट को अगर अपनी फर्म के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही किसी डिपार्टमेंट को कुछ वो सप्लाई करनी है तो उसको अगर वो बिल करके पैसे लेता है उस सप्लाई के अगेंस्ट, तो उसको ध्यान रखा जाता है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या काम कर रही है, किस तरह से है, यानी कि उस पर कितनी कॉस्ट लग रही है और वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो इस प्रकार से चौथा इसमें आता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। इसको इन्वेस्टमेंट का जिम्मेदारी दी जाती है, सारी उसकी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस देखी जाती है कि वो ढंग से उसकी इन्वेस्टमेंट्स अर्न कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसी प्रकार से एक टूल है इसके अंदर मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट का आपको पता है ना, कई सारे फंक्शन है मैनेजमेंट के, प्लानिंग से लेकर और कंट्रोलिंग तक। उस सारे फंक्शंस पर मैनेजर ने ढंग से काम किया या नहीं किया, ये सारा इस मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर देखा जाता है, यानी कि मैनेजर्स का जो काम ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। पर इस तरह का जो ऑडिट है ये इसकी कोई कंपल्शन नहीं होता किसी लॉ के द्वारा, परंतु फिर भी जो समझदार मैनेजर्स हैं वो अब पीछे मुड़ के देखते हैं, अपने काम को ही चेक करते हैं, अपने मैनेजमेंट का ऑडिट करते हैं ताकि उनको किसी क्षेत्र में कुछ कमी रह गई है तो मालूम पड़ सके उसके बारे में, राइट। तो अल्टीमेटली उनकी पोजीशन तो वही है ना मैनेजर्स की, हम जो काम करते हैं सारे प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक इसीलिए करते हैं ना कि हमारे रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिवली और इंटेलिजेंटली और एफिशिएंटली इस्तेमाल हो। इसके बाद एक टेक्निक इसके अंदर है जी पर्ट एंड CPM। ये जो है कि बहुत बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है या कहीं कोई जहाज़ बनाने का काम है या कहीं कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है या शिप बनाने का काम है, हवाई जहाज़ बनाने का काम है, उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है इन टेक्निक को। और इसके अंदर जो है काम को कई हिस्सों में बांट के अलग अलग हिस्से के तैयार किए जाते हैं प्रोजेक्ट की, कितना टाइम में ये एक्टिविटी हमारी पूरी हो जाएगी। तो इसके हिसाब से पूरा एक चार्ट तैयार कर लिया जाता है पूरी योजना के लिए। और इसमें जो सबसे लंबी टाइम एस्टिमेट वाली योजना होती है उसको क्रिटिकल करके उसको आइडेंटिफाई किया जाता है ना। ये द लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क इज डिफाइंड आइडेंटिफाइड एज क्रिटिकल पाथ। इट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर इम्पोर्टेंट फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड वेयर नो डिलेज कैन बी अलाउड, क्योंकि अगर ये डिले होगी तो सारी के सारा प्रोजेक्ट ही लेट हो जाएगा। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए इन टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम MIS। इसमें एक लास्ट टूल है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि किसी भी मैनेजर के पास में अगर आप कहीं मैनेजर हो तो बहुत सारा डेटा आपके पास, कंप्यूटर बेस्ड डेटा इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती है जिसके बेस पर वो आराम से अपने निर्णय ले पाता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक कम्युनिकेशन टूल है आज के लिए मैनेजर्स के पास, क्योंकि कंप्यूटर हो गया हमारे पास हर तरह की कंट्रोल टेक्निक इसमें MIS प्रोवाइड करता है और इसके डेटा के आधार पर वो अपने फैसले लेता है या किसी की परफॉर्मेंस को भी उसके मुताबिक आंकता रहता है, डेटास के मुताबिक, क्योंकि उसके पास बड़ा तगड़ा बहुत ज़्यादा डेटाबेस के द्वारा निकली हुई रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है ना। और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं इसमें देखो, इसके एडवांटेजेस हैं। इट फैसिलिटेट्स collecting management and dissemination of the information at different levels of management and across different departments of the organization. सेकेंड है इसमें इट सपोर्ट्स प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग एट ऑल लेवल्स। यानी कि मैंने बताया ना आपको हर लेवल के मैनेजर्स को ये प्रोवाइड होती हैं इन्फॉर्मेशन, MIS से बोलते हैं। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन विद विच ए मैनेजर वर्क। बिना इन्फॉर्मेशन के कोई भी मैनेजर काम नहीं कर सकता, तो ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैनेजर को मुहैया कराती है MIS के द्वारा। इट इंश्योर्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, और ये रिड्यूस करती है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ऑन द मैनेजर्स एज ओनली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। केवल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, फालतू इन्फॉर्मेशन के द्वारा वो कंफ्यूज नहीं होता है, ताकि वो अच्छे निर्णय ले पाए अपने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने इस लेसन को पूरा किया है। थोड़ा बेटा जल्दी से हम इसलिए करते हैं कि हमारी जो लेक्चर की जो साइज़ है बहुत बड़ा बन जाता है और वो अपलोड होते हुए बहुत उसमें दिक्कत आती है। तो हमने इसको यहाँ पर कंक्लूड किया है, आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ें। और यहाँ पर ये चैप्टर कंक्लूड होता है, इसकी की टर्म्स हैं, सारी क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से करें बेटा। और नेक्स्ट आपके लेसन के अंदर फिर हम मिलते हैं आपसे। ओके, बाय फॉर नाउ।